हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और इन्वायरमेंट में आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा क्लाइमेट। ठीक है। और उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। ठीक, बेसिक टर्म्स समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट रेफर्ड आवर सराउंडिंग्स। क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। और सराउंडिंग्स किससे बना हुआ होता है? कंपोनेंट से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? कंपोनेंट से। कंपोनेंट में बायोटिक्स भी आता है और एबायोटिक्स भी आता है। बायोटिक्स उसको बोलते हैं जो कि लाइफ फॉर्म से, उसको बायोटिक बोलेंगे। और एबायोटिक किसको बोलेंगे? जो नॉन लिविंग विंग्स है उसको हम लोग एबायोटिक बोलेंगे। अब अगला जो टर्म है हम लोग का है वो है इकोसिस्टम। ठीक है। तो अब इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट और एन एंटिटी। ठीक है। और एन एंटिटी। अब फंक्शनल कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे फिर से वही लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स को रेफर किया जा रहा है। ठीक है। सो इकोसिस्टम बेसिकली आगे का चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, बट अभी के लिए हम लोग क्या समझना है कि इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स है वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो दो लाइफ फॉर्म्स हैं, फिर और दो नॉन लिविंग बींग्स ले लिए हैं। ठीक है। अब ये सब में हम लोग देखेंगे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एग्जांपल के तौर पे एक प्लांट ले लेते हैं लाइफ फॉर्म्स में, एक एनिमल ले लिए, इधर गैसेस ले लिए, एयर वाटर। ठीक है। और इधर हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं सॉइल का, और लैंड फॉर्म्स ले लेते हैं। सो एक दूसरे से हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्टेड है। जैसे कि एनिमल्स जो है वो प्लांट को खाएगा। ठीक है, डियर हो गया। ठीक, प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट होगा, सॉइल का। ठीक है। प्लांट्स एयर पे भी डिपेंडेंट है, एनिमल एनिमल भी एयर पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है ना। तो सबको यहाँ पे क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है। सबको क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट कंपोज्ड ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी integrated with its a physical non-living environment through the फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो ये क्या है? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शनल यूनिट जो कि कंपोज होता है बायोटिक कम्युनिटी और इंटीग्रेटेड होता है। बायोटिक कम्युनिटी जो है वो इंटीग्रेटेड होता है किससे? फिजिकल नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से। किससे? फिजिकल नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से। और वो इंटीग्रेटेड कैसे होता है? इंटीग्रेटेड होता है दो तरीके से, फ्लो ऑफ एनर्जी की हेल्प से और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। ठीक है। सो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अगला जो है वो इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन दिया था? वो एक इकोलॉजिस्ट थे, एजी टैंक्सली। वो दिए थे 1935 में दिए थे। ठीक है। एन इकोसिस्टम कैन हैव अ वेरी लेवल ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी। इट कैन बी इन इधर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, और एंड इट कैन बी इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइक अ ह्यूमन बींग। ठीक है। मतलब ये बस इतना समझना है कि जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग लेवल का, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो सकता है। ठीक है। या फिर वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक। एक इकोसिस्टम जो है वो लैंड बेस्ड भी हो सकता है और वाटर बेस्ड भी हो सकता है। ठीक। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो दो कैरेक्टर है। पहला तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, दूसरा फंक्शनल कैरेक्टर। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ इकोसिस्टम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द हायरार्कियल द अरेंजमेंट ऑफ इटसेल्फ based upon their feeding relationship. It is a better called as the trophic level ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है। ये क्या बोल रहा है एक स्ट्रक्चरल ऑफ इकोसिस्टम में कि ये एक तरह का वो होता है, एक एक तरह का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो एक हायरार्कियल ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होता है। ठीक है। एक हायरार्कियल ऑर्डर में कनेक्टेड होता है। ठीक है। और उसका रिलेशनशिप क्या होता है? ये दोनों मतलब जो लेवल्स जो बन रहे हैं, हर एक लेवल्स का रिलेशनशिप क्या है? वो फीडिंग के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? फीडिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है। कि वो कौन क्या खाता है। तो जो मोस्टली जो ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 3 लेवल या फिर 4 लेवल तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। अब उसके कारण भी हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि ये ट्रॉफिक लेवल ऐसे होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स और लिविंग बींग्स जो ट्रॉफिक लेवल्स में वो कम होता जाएगा। ठीक है। इसीलिए ऊपर में नैरो होता जाएगा। ठीक। तो सबसे पहला जो लेयर है वो क्या है? वो है प्लांट्स का। प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो पहला जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। दूसरा जो लेयर है वो हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी
कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है, कंज्यूमर बोलेंगे। और हार्बीवोरस भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर उसके ऊपर हो जाएगा, जिसको हम लोग कार्निवोरस या ओमनीवोरस ये सब भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग को टॉप कार्निवोरस या फिर टर्शियरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, इसको इसलिए प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। और आगे इसको कंज्यूम करेगा, फिर ये इसको कंज्यूम करेगा, फिर ये इसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये फीडिंग के अकॉर्डिंगली, फीडिंग के बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। अब फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम का बात किया जाए, अच्छा उससे पहले एक और है कि ये 10% रूल है जो हम आगे बताने वाले थे, लेकिन बट ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। सो ये जो ट्रॉफिक लेवल है ना, ये ट्रॉफिक लेवल में 10% रूल फॉलो होता है। 10% रूल क्या होता है कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास अगर 100 यूनिट है, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी हम मान लेते हैं, ठीक है, क्या है 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो वो आगे सिर्फ अपना 10% ट्रैवल करेगा, फिर उससे आगे उसका 10%, उससे आगे उसका 10%, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10% रूल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में दो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम लोग पहले देखे हुए हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी जो है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दो नियम फॉलो करते हैं। पहला ये है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली, वो नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है। ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, वो बस ट्रांसफर्ड होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो है वो एनर्जी नेवर ट्रांसफर्ड 100%, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे तक, वो 100% ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, 100% ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब वही को वर्डिंग के फॉर्म में देखते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द टू फंडामेंटल लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स विच इम्प्लाइज दैट, दो थर्मोडायनेमिक का लॉ क्या है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विच इज देन ट्रांसफर्ड इन द यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम द लोअर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, पहला में वही कि सोलर एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये ट्रांसफ़र हो रहा है यूनिडायरेक्शनल में, मतलब एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा है यूनिडायरेक्शन, ठीक। दूसरा नियम क्या है, दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलोज अ 10% rule, which means that only 10% of energy or less than that at a given trophic level is transferred to the next higher trophic level, ठीक है। That is why the ecosystem generally support the limited number of 4 to 5 trophic level। अभी हम बताए थे कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 या 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल बन सकता है, उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि आगे एनर्जी ही नहीं बचेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से आराम से समझते हैं। इसमें अगर हम मान के चलें, जैसे कि ये ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल क्रिएट किए, एक लेवल, दो लेवल, 1 2 3 लेवल मान लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो है ये क्या है, ये जो है मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर हो गया, ठीक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट लेवल के पास 100 यूनिट है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो 10% रूल के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली, 10% रूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो क्या करेगा, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो कितना ट्रांसफ़र होगा, वो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब ये सेकेंड लेवल तक पहुंचेगा तो ये कितना पहुंचेगा, 100 का 10% पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वो सिर्फ 10 बचेगा, ठीक है। तो सिर्फ 10 यूनिट ही जो है वो सेकेंड लेवल पे पहुंचेगा। अब थर्ड लेवल पे जब पहुंचेगा तो वो 10% ऑफ 10, 10 यूनिट का 10% पहुंचेगा, तो वो कितना पहुंचेगा, सिर्फ 1 पहुंचेगा, ठीक है, 1 यूनिट पहुंचेगा, ठीक। तो अब अगला मान लेते हैं कि फोर्थ लेवल भी रहता है, सपोज दैट, तो फोर्थ लेवल पे क्या पहुंचता है, यहाँ पे भी 10% ऑफ 1 यूनिट, ठीक। तो 10% ऑफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है, 1/10 यूनिट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो जब एनर्जी ही कम होता जा रहा है,
ठीक है, तो आगे ज़्यादा लेवल तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10% रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10% रूल बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है वो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का बात किया गया है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स दो तरह का होता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसको हम लोग आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, नाउ साइकिल्स हम लोग को इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकिल जो है वो कार्बन साइकिल है। ठीक है, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में था, उससे प्लांट तक गया। ठीक है, प्लांट जो है वो बर्ड्स में गया। ठीक है, बर्ड्स में गया, वो मर गया। ठीक, मरने के बाद ये सॉइल तक। अच्छा चलो सिंपल वे में कार्बन समझाते हैं। कार्बन साइकिल, CO2 था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे प्लांट था। प्लांट जो है वो सनलाइट और कार्बन का हेल्प से वो क्या की, खाना बनाया। ठीक है, लेकिन प्लांट्स को जो था एनिमल खा गया। ठीक है, एनिमल खा गया। एनिमल और प्लांट्स दोनों मर जाएगा। ठीक है, मरेगा। मरने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ जो है वो सॉइल में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कुछ सॉइल में चला गया और कुछ जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वापस बैक टू द एटमॉस्फेयर हो गया। अब जो ये सॉइल में गया वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को क्या करेगा, ह्यूमन इसको यूज़ करेगा। ह्यूमन इसको यूज़ करेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग का कार्बन साइकिल है। क्या है, कार्बन साइकिल है। ठीक, इसी तरह से हम लोग को नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ना है। ठीक, सो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल हो गया, जो कि आगे और भी डिटेल्ड वे में कहेंगे। ये बहुत स्मॉल नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, now the macro and micronutrients are distributed in the various form across the different reservoir of the planet. The reservoir or the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. The nutrients are transferred from one reservoir to the another so as to be available again in the reusable form. This process of the circular transfer, distribution and redistribution of the nutrients is called the biogeochemical cycle. ठीक है, biogeochemical cycle क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के एक रिजर्वर से निकल के दूसरे रिजर्वर में ट्रांसफ़र होना, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिजर्वर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक, अब अगला जो है वो है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय द बायोटिक component of an ecosystem. Is it the of two types, primary and secondary productivity? Primary productivity is defined as a rate of biomass production by the producer of an ecosystem. It is usually expressed as a gram per meter square in a year or a calorie per meter cube in a year. Is it two types, gross primary productivity GBP एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण का मतलब ये है, सबसे पहले तो क्या है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बायोमास क्या है, बायोमास सिंपल वेट है। ठीक है, तो कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बायोमास का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब यही जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है ये क्या है, ये दो भाग में डिवाइडेड है। ये क्या है, दो भाग में डिवाइडेड है। ठीक, अब ये दो भाग में कौन कौन सा डिवाइडेड है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ठीक है, प्राइमरी उसको बोलते हैं जो प्रोड्यूसर जो के वजह से जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है प्रोड्यूसर की वजह से, उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। और सेकेंडरी उसको बोलेंगे जो कंज्यूमर की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, कंज्यूमर की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक है,